अच्छा, बाकी आपने कर लिया। ये सीएमआई का डाउट है आपका? यस सर। अच्छा अच्छा। 18th के पेपर का 4 नंबर, सब्जेक्टिव वाला ये, यस सर। इन कंप्यूटिंग। अच्छा, सो in computing a floating point operation is, in computing a floating point operation is any one of the following operation performed by computer: addition, subtraction, multiplication, division. अच्छा, for example the dot product of two vectors, this involves 3 multiplication and 2 additions, a total of 5 flops. अच्छा, फ्लॉप्स का मतलब हो गया या तो एडिशन हो रहा हो तो एक फ्लॉप हुआ, मल्टीप्लिकेशन है ना, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन फ्लॉप्स। यहाँ क्या है कि इसमें 2 एडिशन हो रहा है और 3 मल्टीप्लिकेशन है ना, u डॉट v, इस तरह से। ओके, सो कैलकुलेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ फ्लॉप्स रिक्वायर्ड कंप्यूटिंग सी है a इंटू बी, है ना, फॉर 2 5x5 matrices A B using a direct implementation of Cij this. How does the number change if both matrices are upper triangular? तो क्या दिक्कत है? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन क्या समझ नहीं आ पढ़ना रहा है? है? चलो मैं आपसे पूछूं। अभी मैं, अप्रोच भी नहीं पता चल रहा है। जैसे आपसे मैं पूछूं, चलो एक मैट्रिक्स है, लेट से ए बी सी डी। सो आप ए स्क्वायर निकालो जरा। ए स्क्वायर यहाँ पे क्या बात कर रहा है? यहाँ ए बी बात कर रहा है, दोनों 5x5 है। तो एक काम करो, ये ए है और ये बी है अभी, कुछ भी पी क्यू आर एस। तो मैं आपसे पूछूं ए इंटू बी आपको निकालना आता है? यस सर आता है। हाँ, तो ए इंटू बी निकालो, क्या होगा? एपी एपी प्लस बी बी आर, आर, हाँ। उसके बाद ए ए क्यू क्यू प्लस बी एस, प्लस बी एस, हाँ सी पी हाँ प्लस डी आर हाँ, एंड सी पी क्यू क्यू प्लस प्लस डी। डी एस। अब इसमें ढूंढो आपने कितनी बार एडिशन किया है या मल्टीप्लिकेशन किया है, कितने एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। फ्लॉप्स मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कितनी बार हुआ है, तो अब काउंट करो। तो इसमें सर 4 एडिशन हुआ है और 8 मल्टीप्लिकेशन हुआ है है। ना, ईच टर्म में 2 मल्टीप्लिकेशन 1 समेशन है। तो हाँ, कितने फ्लॉप्स हो गए इसमें टोटल? 8 मतलब प्लस 4 4, हो गए। 12। हाँ 12 हो गए। 4 एडिशन 8 मल्टीप्लिकेशन, तो वही आपको कह रहा है 5x5 में बताओ कितना होगा। समझा कि नहीं? अच्छा। हाँ, यस सर। तो यही आपसे पूछ रहा है कि 5x5 की मैट्रिक्स ए 5x5 है, बी 5x5 है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितने फ्लॉप्स होंगे। फ्लॉप्स मतलब यहाँ डिफाइन किया है कि या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो इसमें मेनली एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अब देख लो कितने मल्टीप्लिकेशन और कितने एडिशन है, वो काउंट करना है, वही इसने काउंट किया है। तो आप अगर सॉल्यूशन देखोगे वही इसने किया है टोटल। ये बोल रहा है कि टोटल 225 फ्लॉप्स होंगे यहाँ पे, 25 × 9, क्योंकि 5x5 है ना। हाँ, तो मल्टीप्लाई करके देखो। ईच टर्म में 5 मल्टीप्लिकेशन 4 एडिशन होगा। वैसे ही जैसे यहाँ पे आपने कहा 2 मल्टीप्लिकेशन 1 एडिशन है, तो यहाँ 2 टर्म है इसलिए ऐसा हो रहा है। वहां पे जब करोगे तो 5 5 ना, तो 5 टर्म होंगे, तो 4 एडिशन होगा और 5 मल्टीप्लिकेशन होगा ना। जब 5 यस क्रॉस सर। 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो एक रो में 5 एलिमेंट होंगे और एक कॉलम में 5 एलिमेंट होंगे उसके। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ए आपका 5x5 है और बी आपका 5x5 है, ठीक, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो जो एक एलिमेंट ए बी में जनरेट होगा पहला एलिमेंट, उसमें क्या होंगे, ये 5 टर्म 5 से मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 बार मल्टीप्लिकेशन हुआ और कितना एडिशन होगा? हाँ सर। 4 4। 4 एडिशन, तो 9 फ्लॉप्स एक टर्म में है। ऐसे कितने टर्म होंगे इसमें भी 5x5 का होगा? हाँ 9 × 45, मतलब 9 × 5। 9 इंटू 5। 9 कितने इंटू एलिमेंट है ट्वेंटी इसमें फाइव भाई टोटल? अरे एक एलिमेंट पाने के लिए तुम्हें 9 ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, तो 25 एलिमेंट्स पाने के लिए कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे? ठीक है ना, ठीक है ना, तो आंसर 9 × 25, ठीक है ना, बिकॉज 25 एलिमेंट्स हैं। 9 ऑपरेशन फॉर 1 एलिमेंट, 9 ऑपरेशन फॉर सेकेंड, 9 ऑपरेशन फॉर, तो इस तरह से 5x5 का है ना ये। सो आपको ये आंसर है, इसने कर रखा है ना सॉल्व, ये देखो। तो यहाँ पे कह रहा है एक एलिमेंट चाहिए आपको, तो 5 मल्टीप्लिकेशन 4 एडिशन मतलब 9 फ्लॉप्स हुए।
तो टोटल 25 एंट्री चाहिए आपको, तो 9 × 25 ये आंसर है। यही अपर ट्रायंगुलर होगा तो वैसे ही काउंट कर लो, ठीक है। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट बताइए जी। सॉल्व हो गया है सब लोग? कुछ डाउट है? ये डाउट क्लास है अभी। अभी पहले सारे पीवाई को सॉल्व कर लो और उसके डाउट डिस्कस करते हैं। हालांकि सॉल्यूशन भी है, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं जो आप कहोगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप पीवाई क्यूज ढंग से कंप्लीट कर दो, उसके लिए आप रिसोर्सेस यू कैन टेक हेल्प ऑफ, है ना, डिफरेंट, चाहे बुक हो या ऑनलाइन हो या जो भी रिसोर्सेस आपके पास हैं। सर 6th वाला। अच्छा, तो 6 किस ईयर का? 19 का? यस सर 19। तो ये वाला ऑब्जेक्टिव ना, तो इसमें कह रहा है कि नहीं नहीं सर, हाँ ये नहीं, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव। अच्छा, तो ये ओके। सर और जैसे ये क्वेश्चन है सब्जेक्टिव है ना, हम्म। तो हमें इनमें ये जैसे जस्टिफाई और आंसर तो पूरा ऐसे जो इंग्लिश अभी अपन ने देखा था ना, हाँ, वो लिखना पड़ेगा इसके जैसे पहले उन्होंने वाला। जैसे उन्होंने हाँ, लिखा वो मॉडल आंसर है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा जैसे वो लोग लिखते हैं, बिल्कुल समझा के। जैसे अपन सर बेसिक मैथमेटिक्स करते थे वैसे सीधे कि वी नो दैट ये फॉर्मूला वगैरह ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, नहीं, मतलब एक्सप्लेन करेंगे तो सही रहेगा। हाँ बिल्कुल एक्सप्लेन करोगे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आंसर पढ़ेंगे तो उनको समझ आना चाहिए कि आपको आता है। तो आप मतलब समझ पा रहे हैं ना, समझा पा रहे हो, तो इसका मतलब आपको अप्रोच पता है और आप कॉन्सेप्ट आपको ठीक से आता है। तो वो एक्सप्लेन करना है, जो भी लॉजिक आप यूज़ कर रहे हो वो एक्सप्लेन करना है वहाँ पे। थीटा क्या है? log 2 है बेस ई, मतलब ln 2। सो थीटा यहाँ मतलब ln 2 है, और x जो है माइनस थीटा से प्लस थीटा है, तो -ln 2 से +ln 2 है। अच्छा, fx है e की पावर x अपॉन 1 + e⁻x। कंप्यूट अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा है, fx की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये डोमेन है आपके पास, ठीक है ना। डोमेन इज -ln 2 टू +ln 2 क्लोज इंटरवल में। तो आपको अल्फा इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये अल्फा क्या कहना चाह रहा है? अल्फा इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, बीटा इज मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑन दिस इंटरवल। तो आपको याद होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो क्या करेंगे आप इस फंक्शन में, अगर आपको मैं पूछूं f' निकालिए तो क्या आएगी? कैन यू फाइंड f'? अच्छा, माइनस होगा ना बीच में। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर एज इट इज, ठीक, यही होगा। सो फाइनली आई थिंक होगा e⁻x 1 + e⁻x का होल स्क्वायर, जो कि स्ट्रिक्टली मोर देन 0 है जी। तो इससे क्या समझ आया आपको? f' स्ट्रिक्टली मोर देन 0, व्हाट डज इट मीन? कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, यही है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इस इंटरवल पे है। तो बताइए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन मैक्सिमा कहाँ मिलेगी, मिनिमा कहाँ मिलेगी? समझ आ रहा है कि नहीं? -ln 2 पे मिनिमा है ना। सो व्हेन x इंक्रीजेज फंक्शन इंक्रीजेज रैपिडली ना, यही तो हो रहा है यहाँ पे। तो जब x की स्मॉलेस्ट वैल्यू चूज करोगे तो fx की स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी, x की जब लार्जेस्ट वैल्यू चूज करोगे fx की लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगी। तो अल्फा व्हाट यू हैव इज जस्ट x को आप -ln 2 रखोगे। अच्छा, अल्फा मैक्सिमम वाला है तो बीटा, है ना। सो वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू ln 2, मतलब अल्फा इज नथिंग बट fx ऑफ ln 2, बीटा इज नथिंग बट fx ऑफ -ln 2। ये समझ पा रहे हैं? तो बताइए आप।
ये क्लोज इंटरवल है, तो फंक्शन या तो क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमा होगी या एंड पॉइंट पे. देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट इन दिस फंक्शन बिकॉज एफ डैश एक्स विल नेवर बी जीरो, इट इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव. तो जीरो तो हो नहीं सकता, तो एंड पॉइंट पे ही मैक्सिमा मिलेगा मुझे, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है. सो सबसे छोटी एक्स की वैल्यू लेंगे तो फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी, एक्स की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे तो फंक्शन की लार्जेस्ट वैल्यू मिलेगी. तो फाइनली आपको ये समझ आया कि अल्फा इज एफ ऑफ ln2 एंड बीटा इज एफ ऑफ माइनस ln2. ये हो गया, ये रीजन है एक्सप्लेन करने का. पुट कर लेंगे ना, या पुट करके दिखाऊं? नहीं सर, हो हो जाएगा. जाएगा ना. ई की पावर ln2 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/1 + 2 मतलब 2/3. तो अल्फा इज 2/3 एंड बीटा इज यहाँ 1/2 1 + 1/2, तो 1/2 1 + 3/2 1/3 आई थिंक, है ना. सो बीटा इज 1/3 आएगा, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा. ये भाई ये आएगा 2/3, ये है. ठीक है, तो अल्फा इज 2/3, बीटा इज 1/3. हले सॉल्यूशन भी होगा तो देख लीजिए क्या है उसमें, है ना. ये चीज़ है, यही होगा. नेक्स्ट बताइए. तो अभी मैंने आपको कहा था ना 2018 और 2019, क्योंकि ये विथ सॉल्यूशन और विथ आंसर की है, तो आपके लिए इजी होगा सॉल्व करना. पहले खुद सॉल्व कीजिए, फिर इसका सॉल्यूशन या आंसर की देखिए. अगर कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट क्लास में 2020 वाला भी करके आना, 18 19 20, है ना. सॉल्व ईच क्वेश्चन, देन आप जो भी डाउट है कलेक्ट करो, उसको डिस्कस करो मेरे साथ. ठीक है जी, मुझे लग रहा था उस लोग सॉल्व करके नहीं आए, या फिर आप लोगों का सारा क्वेश्चन हो गया है. सो होपफुली सारे क्वेश्चन हो गए होंगे, क्योंकि सर वो हाई स्कूल मैथमेटिक्स के जो टॉपिक्स है ना, हाँ, उसमें दिक्कत आ रही है सर. कहाँ दिक्कत आ रही है बताइए, किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, वो मैं डिस्कस कर सकता हूँ. जैसे सर एक 10th वाला क्वेश्चन है. नहीं वो तो ठीक है, इसके कहाँ दिक्कत आ रही है, इसमें कहाँ दिक्कत. 10th वाला कोई दिक्कत पूछिए, जो दिक्कत आ रही है वो पूछिए ना, पूछेंगे तभी तो बताएंगे. तो 10th में क्या है, इसी का 10th है. तो नहीं सर, वो कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो भूल गए हैं ये पूरी 10th, तरीके से. हाँ. ये क्या कह रहा है, पी एक्स बी द पॉलिनोमियल भूल गया, तो सीख सकते हैं ना वापस. आपको 9th-10th का एनसीईआरटी बुक गूगल से डाउनलोड करना है, खरीदना भी नहीं है. गूगल पे लिखना है क्लास 10th मैथमेटिक्स पीडीएफ, आ जाएगा. क्लास 9th एनसीईआरटी पीडीएफ मैथमेटिक्स सो पीडीएफ आ उसमें क्या जाएगा. करें, मतलब एग्जांपल्स लगा लें या हाँ, एक्सरसाइजेस लगा सिलेबस लें? पढ़िए, जो टॉपिक सिलेबस में लिखा है सीएमआई के, वो हम्म. चैप्टर खोलिए, एक एक लाइन पढ़िए, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आएगा. फिर एग्जाम्पल्स आप खुद से सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइजेज आप सॉल्व कीजिए, हो गया बेसिक. ठीक, ये है. ओके सर. सो एफ पी एक्स पॉलिनोमियल है विथ इंटीजर कोइफिशिएंट, एन पॉजिटिव इंटीजर है. सपोज ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन. इसका मतलब है कि एन डिवाइड्स ए माइनस बी, और आप लिख सकते हैं ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ एन, ऐसा समझ सकते हैं, है ना. ये मतलब है. या व्हेन यू डिवाइड ए बाई बी रिमाइंडर इज बी, तो ऐसे भी लिख सकते हैं व्हेन एन डिवाइड्स ए रिमाइंडर इज बी, तो ऐसा भी समझ सकते हैं. जब आप a को डिवाइड करेंगे, n डिवाइड्स a, मतलब व्हेन a इज डिवाइडेड बाय n रिमाइंडर इज b, तो वैसे भी समझ सकते हैं. so then is it true that pa is congruent to pb mod n? जस्ट एग्जांपल लेके आप कर सकते हैं. फिर से वही चीज़ है कि जब मैं p ऑफ a मतलब पॉलिनोमियल, जैसे जस्टिफाई करने के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ. जैसे मान लीजिए अभी आपके लिए पॉलिनोमियल बोला है ना, तो मैं अगर लेता हूँ x² + x + 1, जस्ट फॉर द एग्जांपल ये ले लिया. अब ये बोल रहा है a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n, तो जस्ट जस्टिफाई एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ. जैसे मान लो 5 है, 5 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 2, ठीक है. जब मैं 5 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो रिमाइंडर 1 आएगी. अब आपको क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि क्या p ऑफ 5 विल बी कॉन्ग्रुएंट टू p ऑफ 1 मॉड्यूलो 2, ये आपके लिए क्वेश्चन है. तो क्या आप यहाँ से मतलब जस्ट समझाने के लिए, अब इसको जनरलाइज फिर सोचना पड़ेगा. तो जब आपको जनरल चीज़ें नहीं समझ आ रही, पहले आप पर्टिकुलर एग्जांपल लेके आइडिया ले लो, देन यू कैन थिंक ऑफ जनरल केसेस. तो जैसे ये है P5 निकालेंगे
तो 25 + 5 + 1 31 आ गया। अच्छा यहाँ तो शायद हो जाएगा, मे बी यहाँ तो हो जाएगा ना। P ऑफ 2 कितना है, 2 लिखे था नहीं, P ऑफ 1, P ऑफ 1 इज 3, देखते हैं। सो P ऑफ 1 इज 3 एन मॉड्यूलो एन, एन तो हमारा वही कॉमन है, 2 मैंने ले रखा है, तो यहाँ ट्रू होगा। अब चेक कीजिए, 31 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 2, एंड ये 3 को फर्दर आप है ना ब्रेक कर सकते हैं। तो 31 - 3 क्या होगा, 31 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर 3 आएगा, हालांकि ये होगा, तो 3 को फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसा यहाँ जरूरी तो नहीं है, मुझे लग रहा है, देखो कैसा लिख सकते हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो आई थिंक इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना, 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यही ना। तो ये 1 आ जाएगा मॉड्यूलो 2, 1 मॉड्यूलो 2 आ जाएगा। तो इस तरह जनरलाइज कीजिए आप। तो यहाँ सोचिए क्या n डिवाइड करेगा PA - PB को, यहाँ से ये है, इफ़ दिस हैज हैपन। सो आपसे ये पूछ रहा है कि n डिवाइड्स A - B, देन डज n डिवाइड्स PA - PB। तो ये ऐसा तब होगा जब A - B फैक्टर आ जाएगा, और ऐसा होगा देखो। सो तो मुझे लगता है कि होगा, ये ट्रू होगा। अब इसको जनरल प्रूफ लिखें। तो जनरल प्रूफ अगर लिखेंगे तो जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल विथ इंटीजर कोएफिशिएंट्स हैं। सो लेट्स से आई टेक एग्जांपल a0 + a1x + an x की पावर n, ठीक। तो यहाँ से अगर आप p ऑफ a निकाल लो, a0 a1 ये सब कांस्टेंट है, या बेटर है k1 ले लो, k0 k1 kn, ठीक। तो pa लिखेंगे तो k0 k1a kn a की पावर n। जब आप pb लिखेंगे k0, मैं ये प्रूफ लिख रहा हूँ जनरल, सो a1b एंड के ले लो, के सही था ना, k1 कांस्टेंट है इसीलिए, क्योंकि a से मिक्स ना हो इसीलिए, तो मैं b के लिए लिख रहा हूँ। अब आप खुद सोचिए, हमें बता रखा है इन्होंने कि a जो है ना, ये बता रखा है कि n डिवाइड्स a - b, ये बता रखा है कि n डिवाइड करता है a - b, या a - b इज ए मल्टीपल ऑफ n, ये बता रखा है। तो क्वेश्चन है क्या n डिवाइड्स PA - PB, ये आपसे पूछा जा रहा है कि विल n ऑल्सो डिवाइड PA - PB। तो यहाँ से आप निकालिए PA - PB। सो व्हेन यू जब आप डिफरेंस लोगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा, और आपको रियलाइज होगा k1 कॉमन है, तो a - b यहाँ से आएगा, k2 के साथ a² - b² आएगा, जहाँ से a - b आ जाएगा, k3 के साथ AQ - BQ आएगा, जो कि a - b वहाँ से आ जाएगा। तो इसको आप लिख पाओगे a - b टाइम सम g ऑफ द सम फंक्शन ऑफ a b। तो a - b कॉमन आएगा। सो व्हेन n डिवाइड्स a - b, n ऑल्सो डिवाइड्स PA - PB। तो आंसर इज ट्रू, तो होगा यस एंड जस्टिफाई, दिस इज द रीजन। देख लीजिए। ठीक है जी, तो ये प्रूफ हो गया। तो पहले आप एग्जांपल लेके जस्टिफाई कर लो, देन प्रूफ कर लो। सो a - b is a factor in this, and that's why this will happen. सर 9 नंबर। So that among, और मुझे लगता है आप लोग सॉल्व करके आए नहीं हो, अभी देख के आप ऐसे सोच रहे हो, चलो देख लेते हैं। So that among any set of n distinct integers there must exist two integer whose sum or difference is divisible by 10. So 10 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए, 5 × 2, मतलब वो 5 से डिविजिबल होने चाहिए और 2 से डिविजिबल होने चाहिए। तो सो दैट अमॉन्ग एनी सेट ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, एनी सेट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, तो ये पिजन होल प्रिंसिपल से सॉल्व होगा। पिजन होल प्रिंसिपल क्या कहता है, स्टेटमेंट ढूंढो।
कोई बताइए जिनको समझ आ रहा है। व्हाट इज द पिजन होल प्रिंसिपल? गूगल करके देख लीजिए अगर ऐसा याद नहीं है तो। कोई बताइए मुझे देख के। यस सर। पिजन होल प्रिंसिपल का क्या स्टेटमेंट है? गूगल कीजिए अगर याद सर नहीं है। अगर सर एन एन वो पिंजरा है और एम एम ग्रेटर देन एन पिजन्स है, तो किसी भी एक पिंजरे में 2 वो होगा। लेकिन आपको ध्यान Land- रखना है कि यहाँ पे कबूतर ज्यादा है और पिंजरा कम है ना, तभी। हाँ। मतलब ऐसे बोलूँ कि हाँ एम ग्रेटर देन एन है। हाँ एग्जैक्टली, है ना, ये है। मैं एग्जाम्पल के लिए कि मेरे पास 10 कबूतर है और 9 पिंजरा है, तो ये कहता है कि अगर आप 10 कबूतर को 9 पिंजरे में डालोगे, सो एटलीस्ट 1 जो पिंजरा होगा, इंग्लिश में जो पिजन होल है ना, सो यू हैव 10 पिजन्स एंड 9 पिजन होल्स, सो एटलीस्ट 1 पिजन होल विल हैव एटलीस्ट, या है ना, 1 देयर एग्जिस्ट अ पिजन होल दैट विल कंटेन मोर देन 1 पिजन, यही ना, ये है। सो वही चीज़ें हैं आपके पास कि लाइक जैसे, या बॉल बॉक्स के टर्म में देख सकते हो कि आपका 10, मतलब मान लो 10 बॉल्स हैं, 9 बॉक्स है, सो कम से कम एक बॉक्स ऐसा जरूर होगा जिसमें 2 बॉल होंगे या एक से ज़्यादा बॉल होंगे, कहने का ये मतलब है ना, ये है। तो उसको रिलेट कीजिए, या ऐसे हम लॉजिकली मैथमेटिकली भी सोच सकते हैं, बट वैसे अगर सोचना हो तो कोई भी 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर चूज कीजिए, देयर मस्ट एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स। तो मैं आपसे पूछूं कि 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर अगर आप चूज करोगे ना, 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, है ना, 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, देयर मस्ट एग्जिस्ट 2 इंटीजर हुज सम और डिफरेंस इज डिविजिबल बाय 10। तो कहना ये चाह रहा है कि 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर चूज करोगे तो कम से कम उसमें जो होगा, है ना, किसी भी 2 का डिफरेंस या तो 2 से डिविजिबल होगा या सम 2 से डिविजिबल होगा, है ना, ये पक्का होगा। और ये दिखाना है आपको, मेनली दिखाना क्या है कि व्हेन यू चूज 7 इंटीजर्स, फॉर एग्जांपल मान लो a1 a2 या n1 n2 n7, तो आपको दिखाना है कि ni माइनस nj और ni प्लस nj ये जरूर इवन होगा, ये पक्का है कि 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना, एंड 5 का भी मल्टीपल होगा, नॉट द सेम बट कोई डिफरेंस, मतलब ये है कि क्या बोलना चाह रहा है, देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स हुज सम और डिफरेंस, हाँ ठीक है, सो दे आर 7 ना, तो ni माइनस nj और ni प्लस nj ये जो होगा वो 10 से डिविजिबल होगा। वो दिखाना है किसी 2 का डिफरेंस क्या होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी होगा, ये दिखा देना है आपको, डिफरेंस या सम, है ना, ये है। एग्जाम्पल के लिए एक्सपेरिमेंट करें, जैसे अभी एक्सपेरिमेंट करोगे आप, तो मान लो अभी के लिए 1 2 3 4 5 6 7 ये ले लिया मैंने अभी के लिए, बताइए। सो विच 2 हैज, तो आपको देयर एग्जिस्ट बोल रहा है ना, देयर मस्ट एग्जिस्ट बोल रहा है, तो यहाँ 2 and 5 वो सुटेबल पेयर है जो हम बात कर रहे हैं। सर क्वेश्चन में तो लिखा है 10 से डिवाइड करना है ना। हाँ तो भाई 10 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? सर 2 और 5 है, तो एक हम ले रहे हैं, बस 2 ही ले रहे हैं या 5 ले रहे हैं? नहीं नहीं, 2 and 5 के मैं कह रहा हूँ 2 and 5 दोनों से होगा, मतलब आपको 7 कोई भी इंटीजर चूज कर लो आप, तो उनमें 2 इंटीजर्स ऐसे होंगे जिनका सम 10 से डिविजिबल होगा या डिफरेंस 10 से डिविजिबल होगा, ये कहना चाह रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि सम 2 and 5 दोनों से डिविजिबल होगा या डिफरेंस 2 and 5 दोनों से डिविजिबल होगा, ये मैं कह रहा हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया ना 10 का हमने, मतलब कोई भी नंबर जो 10 से डिविजिबल है दैट विल श्योरली बी डिविजिबल बाय 5 and 2 बोथ, इफ एंड ओनली इफ है कि n इज डिविजिबल बाय 10 इफ एंड ओनली इफ 10 इज डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ, ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट। पहला आपने क्या लिखा है सर, 2 and 5? हाँ तो सॉरी तो सॉरी सर 2 इस and दोनों का, ओ मैं तो वो इस गलत दो, लिख दिया, 7 3 हो गया ना, एक मिनट। नहीं 2 5 मैंने गलती से लिख दिया, मतलब वो मल्टीप्लाई कर दिया ना, हमें सम करना है, तो 3 and 7 इज अ सुटेबल चॉइस, 2 5 मेरे गलत चॉइस। ये गलत है, मतलब ये सही है, मतलब एटलीस्ट 1 था ना मतलब एक पेयर ऐसा जरूर होगा 3 7 2 5 इज द गलत है ना, वो गलत ले लिया मैंने क्योंकि सम तो इसका 7 है और डिफरेंस इसका 3 है,
तो नहीं होगा, मतलब ये 3 7 इज द सुटेबल चॉइस हेयर। 3 + 7 10 है ना, ऐसा है। अच्छा 3 7 हटाया, कुछ और रख के देखो। अब 3 7 हटाओ और कुछ और रख के देखो इसमें, तब भी आपको ये रूल जो लाओगे कहीं ना कहीं फिट बैठ जाएगा, होगा, देख लो। तो उसकी क्या वजह है, आप सोचो अब इसकी वजह क्या है। 7 में ऐसी क्या खासियत है? मतलब ये 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर में, इस 7 नंबर में कुछ ऐसी खासियत होगी ना, सोचो। तो सर ऐसा एक 9 और 1 भी बनेगा, मान लीजिए अगर उसमें कुछ इंक्लूड नहीं करेंगे तो। ना ना ना, आपको पहले अपनी मर्जी से कोई भी 7 इंटीजर आप चूज कर लीजिए अपनी मर्जी से, ठीक है ना। ओके सर। सर हाँ ऐसा ले सकते हैं कि मतलब कि हम लोग पूरे इंटीजर को 7 भाग में बांट दें, रिमाइंडर 0 1 हो, 2 हो, 3 हो, बिल्कुल बिल्कुल, 5 यस। हो, 6 हो, और उसके बाद उसमें अगर हम लोग कोई 2 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10 सही आप। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि 7 जो है, हाँ उसको सर हर इंटीजर को 7 पार्ट में बांट दें, मतलब 0 1 2 3 6 मतलब रिमाइंडर, पॉसिबल रिमाइंडर क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नहीं होगा, 9, यही ना। सो अगर किसी नंबर को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉसिबल रिमाइंडर है 0 to 9, मतलब 10 रिमाइंडर्स पॉसिबल है। हाँ अब सर, तो मतलब 7 मतलब हम सर कह रहे थे 7 डिस्टिंक्ट इंटीजर को 7 पार्ट में बांट दें रिमाइंडर को, ओके, मतलब कि 0 6 तक, और उसके बाद वो पार्ट को लिखेंगे तो उसमें से कोई मतलब हम लोग ये अगर प्रूफ करते कि कोई 2 को प्लस करते हैं, कोई 2 और वो 10 से डिविजन हो जाता है, हाँ मतलब जैसे हम इसको लिख सकते हैं ना 2r 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 + 1 2r + 2 ऐसे करके, या r मतलब वैसे करके हम लोग बांट सकते हैं, या 7r 7r + 1 7r + 2 और 7r + 6 तक जाएगा सर। हाँ हाँ, और अगर 7 और बोल रहा है कि कोई हमेशा एक हम लोग का ऐसा नंबर होगा जो डिविजिबल बाय 10 होगा, तो हम लोग ऐसा हाँ। करके प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं कि सम ले लेंगे और माइ और डिफरेंस ले। ट्रू, तो बट लिखना कैसे है, ये भी तरीका इस तरह वर्क कर जाएगा रिमाइंडर से भी, क्योंकि पॉसिबल रिमाइंडर क्या है, 7 नंबर आपने चूज किया, तो सम या डिफरेंस कितने पॉसिबल है, 7, अगर मैं पेयर बनाऊं उसमें से, तो 7 चूज 2, 21 पेयर, अच्छा। संचित अपना माइक म्यूट कर लीजिए।
कैसे लिखो प्रूफ भाई, कोई बताओ। तो इसमें यह है कि देखो यहाँ पे पिजन होल प्रिंसिपल लगेगा, बट कैसे लगाना ये सोचना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन देख के समझ आ रहा ना कि इसमें देयर इज 2 केसेस हैं। तो जैसे मैं कोई भी चलो 7 इंटीजर लेता हूँ, तो 7 इंटीजर में रिमाइंडर क्या होगा, मान लो जैसे इंटीजर मेरे पास मैं करा था n1 n2 n7 है। नाउ यू विल डिवाइड ईच बाई 10 मान लो, तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या होगा, पॉसिबल रिमाइंडर जो होगा आपके पास वो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी फिर 10 लिख दिया, 9, ठीक है। अब होगा क्या, जब इन 7 नंबर्स को आप डिवाइड करोगे 10 से तो क्या होगा रिमाइंडर, इनमें से कोई 7 आएगा, रिपीट भी कर सकता है विथ रिपीटिशन। तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मान लो कोई केसेस में बात करेंगे, फर्स्ट केस ये हो सकता है कि सपोज कि 2 ऑफ देम प्रोड्यूस्ड सेम रिमाइंडर, तो इसका क्या मतलब है, तो उसका डिफरेंस हमेशा 10 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। कोई 2 नंबर है जिसको हमने 10 से डिवाइड किया और दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो इसका मतलब उसका डिफरेंस जो है वो 10 से डिविजिबल होगा, होगा ना। जैसे 20 और 30 दोनों का रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो डिफरेंस 10 से, इवन सम भी हो जाएगा उस केस में। या एग्जांपल के लिए 11 और 1 ले लो, तो 1 का रिमाइंडर 1 आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे, 11 का रिमाइंडर 1 आएगा, 21 ले लो, 21 का भी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 से डिविजिबल होगा। तो पहला केस है कि इफ सम ऑफ देम, इफ है ना 2 ऑफ देम, एटलीस्ट 2 ऑफ देम प्रोड्यूस सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 10, इन दैट केस, तो पहला केस में ये लॉजिक लिख दोगे कि है ना, अगर हमने क्या किया, किसी 2 का रिमाइंडर सेम है तो क्या हो जाएगा, इफ 2 ऑफ देम है रिमाइंडर, या तो ऐसे मैथमेटिकली लिखना चाहो, सो एन आई मॉड्यूलो 10 इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल आर ले लो, आर आई, एंड एन जे मॉड्यूलो 10 इज आर जे, तो आर की पॉसिबिलिटी ये है रिमाइंडर। अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर आर आई इक्वल है आर जे से, सो दैट विल इम्प्लाई एन आई माइनस एन जे इज मल्टीपल ऑफ 10 कॉन्ग्रुएंट 0 मॉड्यूलो 10। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस केस में उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 का, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया ना डिफरेंस का। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि कोई 2 नंबर ऐसा होगा 7 इंटीजर चूजन इंटीजर में से जिसका रिमाइंडर सेम आ रहा होगा, तो उन दोनों इंटीजर का डिफरेंस 10 से डिविजिबल होगा। दूसरा केस, सेकेंड केस है कि मान लो ऐसा नहीं हो रहा है, अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ऑल 7 इंटीजर गिव्स 7 डिस्टिंक्ट रिमाइंडर्स, ठीक। तो अब इनमें से आप 7 डिस्टिंक्ट रिमाइंडर चूज कर लो, तो अब क्या होगा, अब तो रिमाइंडर का डिफरेंस 0 नहीं आएगा, क्योंकि हमने कहा कि सब डिस्टिंक्ट रिमाइंडर प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब आपको सोचना है कि उस नंबर का सम 10 से डिविजिबल कब होगा। तो मुझे बताओ 2 नंबर जिसका डिस्टिंक्ट इंटीजर आता हो लेकिन उसका सम 10 से डिविजिबल, ऐसा कब होगा। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक केस ये था, पहला केस ये था, दूसरा केस में ये बोल रहा हूं कि आर आई इज डिफरेंट देन आर जे फॉर ऑल आई जे, ठीक। तो अब मुझे बताओ कैसे हम बता पाएंगे, अब डिफरेंस या सम कैसे बोलोगे कि सम या डिफरेंस 10 से डिविजिबल है। तो ये पिजन और प्रिंसिपल से कर सकते हैं, अगर मतलब 9 में से कोई रिमाइंडर होगा और 7 का मतलब 7 काटेंगे तो 7 रिमाइंडर हो सकता है, तो उसमें से कोई 2 रिमाइंडर कॉमन आएगा ही। नहीं कॉमन नहीं आएगा, कोई 2 ऐसा होगा जिसका सम 10 हो जाएगा, चेक करो। यू चूज एनी 3 आउट ऑफ देम, सॉरी यू चूज एनी 7 आउट ऑफ देम, 7 डिस्टिंक्ट बोल रहा हूं, आप इनमें से कोई भी 7 चूज कर लो, कोई भी 7 चूज कर लो, तो उन 7 जो रिमाइंडर चूज करोगे कोई 2 ऐसा होगा जिसका सम 10 आ रहा होगा, होगा देखो चेक करो। You choose any 7 among this, at least 2 of them will have, मतलब कोई 2 ऐसा मिलेगा मुझे उसमें से जिसका सम 10 का मल्टीपल होगा, मतलब 10 होगा एग्जैक्टली। कितना पेयर बना, अब सोचो आप 1926 कितने पेयर बने मेरे पास। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो पॉसिबिलिटीज हैं, आप कोई भी 7 चूज कर लो, उसमें 19 आएगा ही, या डिफरेंट जो कि केस मैंने हटा दिया है
उसमें 2 4 आएगा ही, सॉरी 2 और 8 आएगा ही, 3 और 7 मतलब कोई एक इनमें से आना तय है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। 4 6 5 5, ये जो मैंने 5 पेयर लिखे हैं ना, तुम इनमें से कोई भी 7 नंबर चूज कर लो, either this or this or this or this or this must come। देख लो, yes or no? क्योंकि दिक्कत क्या है, 5 इधर है और 5 इधर है, 10 है, तो तुम चाहोगे चलो इधर से 5 उठा लेते हैं, तो इधर तुम्हें 2 उठाना पड़ेगा, कोई भी 2 उठाओगे ना तो किसी सर के साथ एक सम 10 कर देगा। हाँ आंसर की में एक 0 का सेट भी लिया है। 0 0 लो, कोई दिक्कत नहीं है, यू कंसीडर 0 0, यही ना। तो हाँ अगर 0 0 हमारा इस केस में इंक्लूड हो गया एक्चुअली, तो सर मैंने इग्नोर किया है उसको, 2 पार्ट में लिख रहा हूँ ना मैं। तो ओके सर, चूंकि हमने तो 0 0 यहाँ पे वो कर रखा है ना मैंने, कि 2 रिमाइंडर राइट अगर इक्वल आ गया, तो इसलिए मैंने ये 0 0 नहीं लिया है, ठीक है। तो आई थिंक वो केसेस में नहीं कर रहा होगा, इसका आंसर की मैं क्या 2 केस में क्या एक साथ कर दिया है, मतलब ये वाला केस लिया है सॉल्यूशन में जो आप देख रहे हो। नहीं सर, वो एक साथ ही उनने पूरा हाँ सेट बना दिए इस सारे। तो इसलिए इसने ऐसा किया एक्चुअली कि हाँ तो मैंने 2 केस लिए हैं कि या तो 2 नंबर रिमाइंडर सेम प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैंने ये बोल दिया कि उसका जो डिफरेंस है वो पक्का 10 से डिविजिबल होगा। अब मैं दूसरा केस में ये कह रहा हूं कि चलो 7 के 7 नंबर डिफरेंट रिमाइंडर प्रोड्यूस कर रहा है, R1 R2 R3 R7 तक, और वो R7 जो है रिमाइंडर जो, ये तो नंबर्स हैं, रिमाइंडर जो होंगे वो R1 R2 R7 होगा। तो चूंकि अभी आपके पास सॉल्यूशन है तो आप उसका हम देख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में तो हमें खुद सोचना पड़ेगा अपने लॉजिक से, ये है। तो ये है, अब मैं कह रहा हूँ ये R7 में कोई भी इनमें से 7 नंबर तुम उठा लो, उसमें या तो 19 आएगा या 46 आएगा या 55 आएगा, 28 आएगा, 37 आएगा। 0 0 लोगो तो भी ठीक है, 0 0 है तो और अच्छा है कि एक 0 0 तो डिफरेंस 0, डिफरेंस मल्टीपल हो गया 10 का, ये है। तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरे ये वाला केस लेंगे ना, ये वाले केसेस, तो इससे ये इंप्लाई होगा, ये अगर रिमाइंडर कोई एक इनमें से आ गया तो उससे ये पता चलेगा कि Ni प्लस Nj वैसे तो 10 हो जाएगा, 10 मॉड्यूलो 10, जो कि मतलब R1 प्लस R2 समझ लो आप चाहो तो, है ना। तो ये हो जाएगा 10 मॉड्यूलो 10, या कहूँ ऐसा बोलूँ मैं कि 0 मॉड्यूलो 10। क्यों भाई, क्योंकि 10 को 10 से डिवाइड करेंगे फिर 0 हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0 मॉड्यूलो 10, और 0 मॉड्यूल हो गया तो इस वाले केस में सम 10 से डिविजिबल होगा, उस वाले केस में डिफरेंस 10 से डिविजिबल होगा, ये है। देखो भाई सर, इसको क्या बोलते हैं, ये जो मतलब ये पिजन होल प्रिंसिपल यहाँ यूज हुआ है, यहाँ पे नहीं नहीं पिजन सर, होल, हाँ ये जो 10th वाले क्वेश्चन में लिखा है ना नीचे सेकंड लाइन में, A इक्वल्स टू बी मॉड कॉन्ग्रुएंट, n। इसका नाम है कॉन्ग्रुएंट सर मॉड्यूलो। इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब ये क्या है, पूरा कुछ नहीं है जो मॉड्यूल है। एक कॉन्ग्रुएंट, अरे भाई तुम ये बताओ, मैं बोल रहा हूँ चलो तुम 12 को डिवाइड करो 3 से तो कितना आएगा, 4। तो ये 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 एक मिनट 4 कैसे, 3 से डिवाइड कर रहे हैं ना तो मल्टीपल 0 आएगा, रिमाइंडर रिमाइंडर नहीं, आप रिमाइंडर, क्वेश्चन बता रहे हो, आप रिमाइंडर पूछ रहे हो, ओके रिमाइंडर। ओके, यस, सो व्हेन यू डिवाइड 12 बाई 3 व्हाट इज द रिमाइंडर। ओके सो आप ऐसे समझो ना, जैसे मान लो हम बचपन में डिवीजन करते थे कि मान लो मैं n से डिवाइड कर रहा हूँ किसी नंबर q को, ठीक नहीं q नहीं, यहाँ पे क्या लेते थे हम लोग, डिविडेंट, ये क्या है कोसेंट, यहाँ q है, यहाँ रिमाइंडर r है, इसको क्या डिवाइजर बोलते थे, चलो d बोल देता हूँ, नहीं डिवाइजर तो n है, इसको क्या बोलते थे आप लोग, डिविडेंट, डिविडेंट ना। तो मान लो x है फॉर एग्जाम्पल, चलो सो x को हमने डिवाइड किया n से तो कोसेंट q आया, रिमाइंडर r आया, तो इसी चीज़ को हम लोग ऐसा लिखते हैं कि व्हेन यू डिवाइड x बाई n तो यू गेट रिमाइंडर r, ये है। सो ओके सर। x इज कॉन्ग्रुएंट टू r मॉड्यूलो n, या कई ये जगह सर, ये कई, लोग सॉल्यूशंस में बहुत यूज करते हैं ये हाँ वाला। कई जगह लोग ऐसे भी लिखते हैं, ये भी सेम ही चीज़ है, ये और ये लिखना सेम ही है, कुछ जगह ऐसा लिखा रहता है x मॉड्यूलो n इज r, या x इज कॉन्ग्रुएंट टू r मॉड्यूलो n, कॉन्ग्रुएंट या इक्विवेलेंट या इक्वल है ना, वैसा है। सो व्हेन यू डिवाइड a बाई n इट लिव्स रिमाइंडर b, यह सबसे आसान तरीका है कि n डिवाइड्स a माइनस b, ये मतलब है कि a में से b घटा दोगे तो n उसको डिवाइड करेगा, मतलब n इज द डिवाइजर ऑफ a माइनस b। ठीक है जी, तो अभी के लिए ठीक है, अभी डाउट क्लास में स्टार्ट करता हूँ, तो आप लोग क्या करो,
सो अभी के लिए 2018, 2019, 2020 ये करके आओ, कल इसका डिस्कशन होगा डाउट। ठीक है, ये तीनों पेपर करके आओ। जो लोग पीछे चल रहे हैं वो लोग एटलीस्ट। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन है, यू टेक हेल्प एंड देन डिस्कस अगर समझ नहीं आया तो। ठीक है Thank जी, you, sir. थैंक यू। हाँ।